नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी नजर। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है। और पवन कुमार शर्मा वहीं स्टूडियो में हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं प्रेमचंद्रन जी, एन.के. प्रेमचंद्रन जी, वरिष्ठ सांसद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह से भी हम लगातार बातचीत करेंगे, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मंत्रालय की हम बता दें कि 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा लोकसभा में दूसरे दिन भी जारी रहेगी। मंगलवार देर रात चली चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने अपने विचार और सुझाव रखे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी एजेंडे में शामिल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में रहेगी जारी। बीजेपी के राम विचार नेताम ने कल की थी चर्चा की शुरुआत। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल है। दोनों सदनों में पेश की जाएगी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी होंगे पेश। कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव लोकसभा में होगा पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से उस पर खास चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ खास हुआ उस पर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 मार्च 2022 को अनजाने में मिसाइल छोड़े जाने के बारे में दोनों सदनों में कल बयान दिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में दोनों सदनों में बयान दिया। 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में देर रात करीब 12 बजे तक चर्चा हुई। वहीं राज्यसभा में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया, जिसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर भी उच्च सदन में चर्चा शुरू हुई। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज लोकसभा में क्या है खास। 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा लोकसभा में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। चर्चा के बाद मतदान भी होगा। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी एजेंडे में शामिल है। संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश अपने अपने मंत्रालय से संबंधित बयान देने वाले हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार 21 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के बारे में जानकारी देंगे। कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन से सदन की सहमति से संबंधित प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठाएंगे। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाने वाले हैं। इनमें लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति के प्रतिवेदन, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति के प्रतिवेदन और शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल हैं।
सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का, जो कि लोकसभा में क्या कुछ एजेंडे में शामिल है उसके बारे में जानकारी देंगे। पवन, बहुत महत्वपूर्ण दिन और अभी तक की कार्रवाई देख रहे हैं तो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और प्रोडक्टिविटी बहुत कमाल की है। कल भी 12 बजे तक सदन की कार्रवाई चलती रही। प्रतिबिंब, जैसा आपने बताया कि जो ये रेल मंत्रालय के अधीन जो अनुदान की मांगों है उस पर चर्चा चल रही है। पिछले कल इसकी शुरुआत हुई थी और मैं आपको बताऊं कि कल का दिन इसलिए विशेष रहा क्योंकि इसमें 107 सदस्यों ने, लोकसभा के जो 107 सदस्य हैं उन्होंने अपनी बात कही। उसमें से जो 78 सदस्य हैं उन्होंने मौखिक रूप से अपनी बात लोकसभा में कही और जो 29 लोग हैं उन्होंने अपने अपने जो अपना लिखित बयान रहता है वो पटल पर रखा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रतिबिंब इसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि 2017 से रेल बजट जो है वो अलग से नहीं आ रहा है और वो जो जनरल बजट रहता है उसमें शामिल होता है। तो जब ये रेल मंत्रालय से संबंधी अनुदान मांगे आती हैं तो हर एक सांसद जो है अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, रेल से जुड़ी हुई जो समस्याएं उनको लेकर सामने आता है। और कल ऐसा ही देखने को मिला। जो भी 78 सदस्य अलग अलग पार्टियों के जो हैं जिन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन सी रेल की समस्याएं हैं और क्या क्या सुविधाएं और बढ़ानी है उनको लेकर बातचीत करी। इनमें जो है चर्चा की शुरुआत जो है कांग्रेस के सुरेश कुडीकनील ने करी थी और उसके बाद बीजेपी की तरफ से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और मनोज तिवारी ने अपनी बात रखी। डीएमके की तरफ से कनिमोझी करुणानिधि ने अपनी बात रखी। उसमें जो बातें सामने आई हैं प्रतिबिंब उसमें यह है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर विपक्ष की तरफ से जो है सबसे बड़ी बात रखी गई कि जो ट्रेनें हैं, सामान्य ट्रेनें, उनको स्पेशल ट्रेनों में क्यों बदला जा रहा है, उसका किराया बढ़ रहा है क्योंकि रेलवे जो है देश का जो गरीब आदमी है उसको भी सुविधा पहुंचाता है, वो भी उसका उपयोग करता है। तो इससे जो है किराया बढ़ रहा है और वो उसकी पहुंच से दूर होता रहा है। टीएमसी की तरफ से नुसरत जहां ने ये भी आरोप लगाया कि ये जो दुरंतो है, राजधानी है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई, इतने तक की बात उन्होंने कही। तो ये सारी बातें सामने आई। पर पक्ष की तरफ से जो कवच अभी टेस्टिफिकेशन हुई है, जो रेलवे में जो सुविधाएं बढ़ी हैं और जो दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए जो कवच वाली टेक्नोलॉजी जो आई है उसकी प्रशंसा भी रेल मंत्री की गई। तो पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी बातें कही गई और आज भी ये अनुदान मांगों पे बात जो है रेलवे संबंधी जो है वो जारी रहेगी। और इसके बाद जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण मंत्रालय रहता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उससे संबंधित जो अनुदान मांगे उस पर चर्चा आगे बढ़ेगी। जी, आप बने रहिएगा। हम एक एक रिएक्शन अपने माननीय मेहमानों से ले लेते हैं और हम बता दें कि पूर्व देवी नेताम जी राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एन.के. प्रेमचंद्रन जी, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है बजट सत्र के इस दूसरे भाग में भी, वो काबिल तारीफ है। सब लोग इससे खुश हैं और आप भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते खासे संतुष्ट होंगे। अभी संतुष्ट है, लेकिन क्योंकि सभा अच्छी तरह चल रहा है, डिस्ट्रप्शन नहीं है, हमारा इश्यूज को अच्छी तरह लेने के अवसर भी मिलता है, इसलिए हम संतुष्ट हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट अभी तक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए अभी तक सरकार तैयार नहीं है। मैंने एक उदाहरण दे दूंगा। डे बिफोर yesterday, the budget of Jammu Kashmir, the statement of receipts and expenditure of the Jammu Kashmir has been placed before the House. जी, एक स्पेसिफिक रूल है। स्पेसिफिक रूल ये है कि 205 उस रूल के साथ the day in which the budget is present, it shall not be discussed on the same day. That is rule 205. हम विपक्ष के साथ से ऑब्जेक्शन दिया, लेकिन वो ऑब्जेक्शन को ओवर रूल किया और उसी दिन डिस्कस किया। कैसा हम डिस्कस करना? जम्मू कश्मीर का बजट का पेपर हमारा साथ नहीं है, उसका अप्रोप्रिएशन बिल का कॉपी हमारा साथ नहीं है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का कॉपी हमारा साथ नहीं है, लेकिन उसी दिन प्रेजेंट किया, बजट उसी दिन प्रेजेंट किया, उसी दिन पास किया, अप्रोप्रिएशन पास किया, सब पास किया। हम विपक्ष इस सेशन में, बजट सेशन में अच्छी तरह गवर्नमेंट के साथ सरकार की तरफ कोऑपरेट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्ट्रप्शन नहीं है। उसी समय विपक्ष को कॉन्फिडेंस लेना सरकार नहीं कर रहा है, इसलिए बजट, जम्मू कश्मीर का बजट उसी दिन पास किया, सभी अप्रोप्रिएशन सभी पास किए। वो अच्छी बात नहीं है, रूल है। 205 को सस्पेंड किया। आई डू एडमिट
सस्पेंड रूल को सस्पेंड करने की अधिकार सभा का हो, सदन को हो, लेकिन क्यों, क्या है अर्जेंसी, क्या है इमरजेंसी? सो विपक्ष की डिमांड्स को मान करना और विपक्ष की रेस्पेक्ट करना, ऑनर करना, वो नहीं करता है, ये अच्छी बात नहीं है जी। डेमोक्रेटिक। चलिए, जनार्दन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनार्दन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप शायद पूरी बात नहीं सुन पाए होंगे प्रेमचंद्रन जी की। उन्होंने कहा कि उसी बजट आप पेश किया गया, उसी दिन चर्चा करवा ली, उसी दिन पारित। ये एक जो है विपक्ष की जो है मांग थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको माना नहीं गया, दरकिनार कर विपक्ष दिया का मांग नहीं है, यह रूल का है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद्रन जी तो सदन के भीतर हो बाहर हो, रूल्स सामने रखते हैं। प्रेमचंद्रन जी वास्तव में रूल और कानून की बात करते भी हैं जी। और उस पर अध्ययन भी करते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है जी। लेकिन इनको यह भी जानकारी है कि जब विशेष कोई परिस्थिति आए तो उस सदन को और माननीय अध्यक्ष जी को अधिकार है, वो अधिकार प्राप्त है। माननीय अध्यक्ष जी चाहें तो उस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं और अनुमति देंगे तो फिर चर्चा होगी। इसमें कहीं हमको लगता है कि रूल्स जो है, वो रूल्स में उसमें अपवाद में यह जुड़ा हुआ है और उसी के तहत जो सदन में जो इनके कहने के अनुसार सेम डे में ही चर्चा हो गई, उसी के तहत चर्चा भी हुई और उसको फिर आगे पास भी कराने का काम किया गया। जी जी। निदाम जी, यहाँ पर बात चल रही है कि जो बात जो है प्रेमचंद्रन जी ने भी मानी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है और प्रोडक्टिविटी बहुत कमाल की है। राज्यसभा में भी कमोबेश यही स्थिति है, आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। राज्यसभा में भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। स्थायी समितियों के प्रतिवेदन पेश हो रहे हैं, क्वेश्चन ओवर हो रहा है, शासकीय संकल्प लेके आ रहे हैं जिसमें चर्चा हो रही है। जिस तरह से 2-3 जी का जो सदन में कार्रवाई चल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, सदस्य ये एक उम्मीद के साथ क्वेश्चन लगाते हैं, उनका मंत्री लोग के माध्यम से सही जवाब नहीं आता, जिससे कई संसद सदस्य असंतुष्ट भी रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। जो नए नए सदस्य बन के आए हैं, चुन के आए हैं, उनको भी मौका दी जा रही है। और जिस तरह से कहीं कहीं पे अमान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो गहराई से सुन के जो उम्मीद के साथ सदन में सदस्य बैठे हैं, उनको संतुष्ट करें, ये मेरा एक मांग है। जी। और संजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ वर्चुअली लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, सहमति असहमति हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबी है और ये खूबी सदन के भीतर भी नजर आ रही है और यहाँ भी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, इस सहमति असहमति के बीच लगातार सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बड़े समय के बाद इस तरह का एक हमें वातावरण देखने को मिल रहा है जिसमें संसद के दोनों सदन बड़े सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जैसा अभी आप लोगों ने बताया कि कल आधी रात तक वो चलता रहा। राज्यसभा में डिमांड्स फॉर ब्रांडपुर रेलवेज को लेकर के उसका डिस्कशन, बाकी ट्राइबल को लेकर के उसकी शुरुआत, और लोगों का जितना एमपीज की भागीदारी बता रहे थे वो काफी हार्टनिंग है। किसी के लिए भी बहुत दिल खुश करने की बात होती है, क्योंकि बाहर एक अजीब सी प्रक्रिया, परंपरा धीरे धीरे कई बार संसद में ऐसा होता रहा है जिसके कारण एक धारणा लोगों के बीच में वो बन गई, गलत या सही। लेकिन जिस तरह से संसद में कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, कि संसद यूं ही है और एमपीएस तो यूं ही करते हैं और एक गलत धारणा बन गई। इस तरह की चीजें जब होती है तो उस धारणा को करेक्ट करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है। जी। और चीज जो प्रेमचंद्रन साहब ने सवाल उठाया, वो बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। उनका मतलब इश्यूज पे ग्रास्प काफी अच्छा है। अब हम लोगों ने पहले भी देखा है कि कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंदर होता है तो कई बार वहां के बजट के जो डिमांड्स आते हैं, जो बजट पेश होता है, वो सेम डे पारित हो जाता है। ये इश्यूज की बात है, प्रक्रिया की बात है। स्वाभाविक तौर पे वो प्रक्रिया के तहत चलते हैं, उनको एज ए सांसद इस बात को कहने का पूरा अधिकार है, उठाना भी चाहिए। और जब आप एक प्रक्रिया के तहत सब, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि वो एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और प्रक्रिया की बात एक बार सदन में ऐसी चीज हो गई तो उसकी सहमति बन गई, तो एक डिस्कशन उसमें हो गया। अच्छी बात यह है कि रेट्रिक में जाने के बजाय
कि जिस समय आप किसी रेटरिक में जाते हैं, किसी थॉट में इश्यूज को यहाँ वहां लेकर के जाते हैं, बिंदुवार बात हुई, तो जब बिंदुवार बात होती है, अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जो लोग इस सदन को फॉलो करते हैं और कई संसद के डिबेट्स को देखते हैं, लंबे समय तक कवर करते हैं, वो जानते हैं कि संसद में इस तरह के सांसद हैं या इस तरह के डिबेट्स होते हैं जो बहुत ही एनरिचिंग होते हैं। जी जी। हमें मतलब एक हर आदमी की आकांक्षा ये है कि उस जो सदन की वो जो मर्यादा है, डिबेट का वो जो लेवल है, इश्यूज पे बात करने का वो जो लेवल है, वो लेवल आगे बढ़े। उम्मीद है कि ये जो सत्र है, बचा हुआ बजट सेशन का सत्र है, वो गरिमा है, उसको कहीं उस तरफ एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी जी, और अभी तक की स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास रहने वाला है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज होगी। दूसरे दिन भी राज्यसभा में जारी रहने वाली है ये चर्चा। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी उच्च सदन में एजेंडे में शामिल है। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सोमवार 21 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के बारे में बयान देने वाले हैं। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। राज्यसभा में भी कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन पेश किए जाने वाले हैं। इनमें लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल हैं। सीधा रुख करते हैं सूरज मोहन अपने सहयोगी को। और सूरज, क्या कुछ खास रहने वाला है? अभी माननीय सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि अभी तक की जो गति है वो बहुत कमाल की है। प्रतिबिंब, अगर हम कामकाज के लिहाज से बात करें और उच्च सदन राज्यसभा की बात करें तो पिछला साल जिस तरह से गतिरोध और हंगामे में बीता था, वो कहीं ना कहीं जो भारत की सफल संसदीय लोकतंत्र है उसके लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता था। लेकिन साल 2022 की अगर हम बात करें तो बजट सत्र के पहले चरण की ऐतिहासिक शुरुआत हुई और अब आज तीसरा दिन है बजट सत्र के दूसरे चरण का। और जिस तरह से कामकाज बेहतरीन तरीके से चल रहा है, उससे कहा जा सकता है कि सकारात्मक तस्वीर, एक सुनहरी तस्वीर संसदीय लोकतंत्र की और भारतीय संसद की जनता के सामने जा रही है। खासतौर से अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो यहां पर प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभापति की अनुमति से मुद्दे उठाए जा रहे हैं और मंत्रालय से जुड़े काफी अहम चर्चाएं चल रही हैं। अगर आज की बात मैं प्रतिबिंब करूं तो आज भी कई महत्वपूर्ण जो मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री हैं अपना वक्तव्य राज्यसभा में रखेंगे। साथ में संसदीय समितियों की रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि बजट सत्र के पहले चरण के बाद जो दूसरा चरण आता है, इस बीच में संसदीय समितियां जो है वो अनुदान की मांगों पर विस्तृत पड़ताल करती हैं और उसकी रिपोर्ट को दूसरे चरण में पेश किया जाता है। तो उसी क्रम में आज महिला, बाल, खेल, युवा मामलों से जुड़े हुए, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो अनुदान की मांगों पर रिपोर्ट है कमेटी की, वो पेश होंगी। साथ में पीएससी की भी रिपोर्ट आज पेश होंगी। साथ में अगर हम बात करें आज के अन्य कामकाजों की तो प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल आज राज्यसभा में पूछे जाने हैं। कौशल विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उसके अलावा कई मंत्रालयों से चर्चाएं आज की कार्यसूची में शामिल है। कल हमने देखा था उत्तर पूर्व से जुड़े हुए मंत्रालय पर एक विस्तृत चर्चा हुई थी, उस पर उसका जवाब जो मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया था कि किस तरह से मोदी सरकार ने जो पूर्वोत्तर भारत है उस पर खास ध्यान दिया है। वहां रेल की बात हो, अवसंरचना की बात हो, शिक्षा की बात हो, उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य धारा में जोड़ा गया है। आज वहां बंदी, नाकेबंदी, ये सब बातें देखने को नहीं मिलती। इंसर्जेंसी, कर्फ्यू, इन सब से उत्तर पूर्व के राज्यों को निजात मिल गया है और कहीं ना कहीं वो सफल कहानियां लिख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था जनजातीय मामलों से जुड़े हुए मंत्रालय पर उसके कामकाज पर चर्चा शुरू हुई, जिस पर तमाम सांसदों ने, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, उन्होंने अपनी बात
बात रखी। जनजातीय मंत्रालय का बजटीय आवंटन अच्छा खासा इस बार बजट में दिया गया है, उसकी सराहना हुई, लेकिन कहा गया कि जो जनजातीय आबादी है उसके अनुपात में जो योजनाएं हैं उस पर पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उस पर खास ध्यान दिया जाए। उस चर्चा को आज भी लिया जाएगा और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा उस पर अपनी जो है विस्तृत जवाब आज राज्यसभा में देंगे। इसके अलावा आज रेल मंत्रालय के कामकाज से जुड़ा हुआ पे चर्चा भी आज राज्यसभा में ली जाएगी। जिस तरह से हमने लोकसभा में कल रात के 12 बजे तक चर्चा देखा है, तो आज राज्यसभा के सांसद भी रेल मंत्रालय से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको पर अपनी राय रखना चाहेंगे, क्योंकि रेल एक ऐसा मामला है जो हर सांसद उस पर बोलना चाहता है, उनके संसदीय क्षेत्र के लोग। और हमने देखा है कि रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ लोग भारतीय रेल का सफर करते हैं। ऐसे में यात्री सुविधाएं और तमाम चीजें हैं जिस पर सांसद अपनी राय रखना चाहते हैं। हमने देखा था बीते दिनों जो संसदीय समिति है रेलवे की, उसने भी यात्री सुविधाओं, स्टेशनों के आधुनिकीकरण, यात्री आरक्षण प्रणाली को लेकर अपनी अहम सिफारिशें संसद में दी थी। और सरकार ने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट उसमें दी है उसमें बताया है कि किस तरह से यात्री सुविधाओं को लेकर, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को लेकर और तमाम सुविधाओं को लेकर कार्रवाई की जा रही है। हमने देखा था रेलवे ने कोविड काल में काफी अहम भूमिका निभाई थी और कुछ यात्री सुविधाओं को कोविड के कारण ले लिया गया था, लेकिन दोबारा हमने देखा है अब धीरे धीरे वो सब चीजें सुचारू रूप से वापस हो रही हैं और रेलवे अपने ट्रैक पर है। तो आज एक बहुत ही अहम चर्चा प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो जनजातीय मामलों के पर उत्तर की बात हो या रेलवे के मंत्रालय के कामकाज को लेकर राज्यसभा में। जी जी प्रेमचंद्रन जी, चर्चा लगभग पूरी हो गई है। आज जवाब दिया जाएगा और रेल के विकास के जो है कौन कौन से बिंदु हैं उनको जो है सत्ता पक्ष की तरफ से रखा गया और विपक्ष ने कहा कि बहुत खामियां हैं और लगातार जो है जर्जर अवस्था में रेलवे पहुंच रहा है। लेकिन आज जब माननीय मंत्री इससे संबंधित अपना जवाब देंगे तो किन बिंदुओं पर आपको लगता है कि उनका जो है उनको प्रकाश डालना चाहिए जिससे आप संतुष्ट हो पाएं या फिर विपक्ष जो है संतुष्टि प्राप्त कर सके? कल विपक्ष ने महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, privatization of Indian railways. Gradual privatization of Indian railways is the main issue which we have focused yesterday. We are anticipating that the minister will reply to that question, privatization कैसा चल रहा है, यह पॉलिसी है। लेकिन ये बात है, प्राइवेटाइजेशन को पॉलिसी बनाया, लेकिन private parties are not ready to take up the railway projects. That is the thing which we have, because उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री ने 200 और 400 स्टेशंस को इंटरनेशनल मॉडल स्टेशन बनने के लिए डिसीजन किया। उसके लिए जॉइंट पार्टनरशिप के साथ, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ उसको शुरू किया, लेकिन कोई प्राइवेट पार्टनरशिप इज नॉट कमिंग नाउ। इसलिए रेलवे ने डिसाइड किया कि ये अकेला रेलवे जोन, रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विल उसको बनना चाहिए। आई एम फुल्ली समर्थन करता है उसको। रेलवे हमारा लाइफलाइन है। इट इज द 3rd बिगेस्ट लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड द पुअर कम्यूटर्स, पुअर पीपल, आम आदमी का ट्रांसपोर्टेशन रेल में है। उसको प्राइवेटाइज करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इज द मेन फोकल इश्यू। महत्वपूर्ण मुद्दा कल उठाया। 1, 2 कोविड के समय में, कोविड-19 पैंडेमिक के समय में सभी ऑर्डिनरी ट्रेन, सभी ट्रेन्स को स्पेशल ट्रेन्स कन्वर्ट किया और सीजन टिकट का बेनिफिट विड्रॉ किया, सीनियर सिटीजन्स का बेनिफिट विड्रॉ किया। प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स अवेलेबल टू द कॉमन पीपल हैव बीन टेकन अवे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड-19। जी, मैंने कल भी अप्रिशिएट किया कि कोविड-19 के काल में रेलवे अच्छी सर्विस दिया, लेकिन ऑर्डिनरी ट्रेन्स को स्पेशल ट्रेन बनने और ऑल्टर करने के साथ कैसा फेयर डबल और ट्रिपल होना चाहिए, सीजन टिकट नहीं है, बहुत मुश्किल था। जी, हम एक बार देख लेते हैं प्रेमचंद्रन जी की क्या कुछ हुआ इस चर्चा के दौरान। 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा आज दूसरे दिन भी लोकसभा में जारी रहेगी। 15 मार्च को कांग्रेस सांसद सुरेश कोडिकुन्निल ने चर्चा की शुरुआत की थी। चर्चा के बाद रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मतदान भी होने वाला है। चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय रेलवे निजीकरण की ओर बढ़ रही है। उनका कहना था कि सभी योजनाएं और कार्यक्रम रेलवे की सुविधाओं और सेवाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण और विकास के लिए पहले की सरकारों की तुलना में तेजी से काम किया है। वहीं आधुनिकीकरण के तमाम काम करने के बावजूद उसका बोझ आम यात्रियों पर नहीं डाला गया है, बल्कि सुविधाओं में वृद्धि की है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात करीब 12 बजे तक चर्चा में कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन शुरू किया गया है, एक बात, और दूसरा पीपीपी मॉडल जो लागू किया गया है सरकार की तरफ से, बहुत उत्साह के साथ ये शुरू किया गया था, उसकी वो सुनहरी तस्वीर उतनी सामने अभी तक नहीं आ पाई है, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, भारतीय रेल वास्तव में भारत के लिए माने यात्रा करने के लिए लाइफलाइन है। चाहे वह यात्रा करने की बात हो, चाहे माल ढुलाई की बात हो, तो उसके बगैर हमें लगता है कि अधूरा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। और आज मैं कहता हूं कि 14 के बाद आप देखे होंगे कि रेल बजट और सामान्य बजट को एक साथ जोड़ने का काम किया गया है। पहले यह रेल बजट अलग आता था, उसके पीछे कुछ अलग उसका बजट नहीं होता था, खाली बजट पेश किया जाता था। लेकिन आज वो बजट पेश कर करके पहले सिर्फ आपको घोषणाएं दर घोषणाएं होती थी, आज घोषणाएं भी बंद हो गई, आज काम हो रही है, आज काम धरती पर उतर रही। बहुत सारे काम रेल मंत्रालय ने ऐसा किया है जो बरसों 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले जिनकी घोषणा की गई थी, उसके प्रोजेक्ट का आधा कुछ काम हुआ था, आधा नहीं हुआ था, वह आज पूरा हो रहा है और आज उसका गति मिल रहा है। रेल के मामले में आपने देखा होगा कि माने कोरोना काल में भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, ऑक्सीजन ट्रेनें चलाई गई, किसानों के लिए अलग से कृषि ट्रेन माने चल रही है, जिस पर किसानों के माने कम उपज भी अगर करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह वह सही मायने में सही तरीके से सही समय पर वह पहुंच जाता है। किसान को इसका लाभ कोरोना के समय भी इसका बहुत व्यापक और बड़ा लाभ आप मिला है। अब यात्रा में भी आपने देखा होगा कि सुविधा बढ़ी है। अलग से प्रधानमंत्री का जो मिशन है, प्रधानमंत्री जी ने अलग से गुड्स ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक बनाने की दिशा में आगे अग्रसर हैं और चाह रहे हैं कि अलग से ट्रैक बने, जो हमारे माल गाड़ियों को ज्यादा विलंब माने होने का जो अवसर होता है वह विलंब ना हो। बुलेट ट्रेनें चलाई जा रही है और आपने देखा होगा कि 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो अभी इस बार सदन में जो आया है, बात ये आया है, सामने जो आया है, और आप एक बार इमेज करिए कि 400 ट्रेनें जब और हम बता दें वंदे भारत को लेकर आज प्रश्नकाल में बहुत प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं। सर्वाधिक शायद रेल मंत्रालय से आज प्रश्न होंगे। नेताम जी भी हैं, उनका रिएक्शन भी जानना चाहूंगा। रेल को लेकर जो चर्चा शुरू हुई है, चूंकि राज्यसभा में भी चर्चा हो रही है, तो उसको लेकर क्या जो दावा सत्ता पक्ष की तरफ से या सरकार की तरफ से किया गया है, उसको कितना आप सही मानती हैं? देखिए, रेलवे को, भारतीय रेलवे को निजीकरण किया। निजीकरण करने से क्या है, किराया बढ़े। उसके बाद से इतना ज़्यादा किराया बढ़े जो सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त में था, अब उनको भी पैसे लग रहे हैं। तो ये फ्री होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह से कोरोना में रेलवे ने काम किया, वाकई उसका मैं धन्यवाद दूंगी कि कोरोना काल में बराबर रेल सुविधा मिली है। लोग इतने परेशान थे, उसके बावजूद रेलवे ने, रेलवे के कर्मचारी ने, जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं जो जिसको मैं कहना चाहूँगी कि बराबर सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए और महिलाएं सुरक्षित रहे। महिलाओं के लिए वहाँ पे अलग से गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए और जो जिस तरह से किराया बढ़ाए हैं रेलवे का, वो कम होना चाहिए। जी जी, संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावे सदन के भीतर और हमारे इस कार्यक्रम में भी लगातार जारी हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर चूंकि आप लगातार एक लंबे समय से संसद की कार्रवाई को कवर कर रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक लगातार पहुंचाते भी हैं। रेलवे पर जो अभी तक की चर्चा हुई है, रात के 12 बजे तक जो चर्चा हुई है, मंथन कह सकते हैं, चर्चा नहीं बल्कि मंथन हुआ है, कितना महत्वपूर्ण, कितने महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए? एक तो बहुत सारी बातें अभी कही गई, सही बातें कही गई। रेल एक ऐसा विषय है जो हर सांसद, क्योंकि सांसद जनप्रतिनिधि होता है और वहां उनके जो भी क्षेत्र हैं, राज्यसभा के लोग भी कहीं से अपना एक सर्टेन कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट तो करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में उनकी एक सोशल कंस्टिट्यूएंसी होती है। लोकसभा के लोग तो डायरेक्ट मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के। जन आकांक्षाओं की बात रेल के साथ की जाती है कि जन आकांक्षाएं क्या है,
तो इसलिए वो लोग रेल वाली जैसी चीज की चर्चा पे जरूर पार्टिसिपेट करते हैं और मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। देखिए पिछले कुछ सालों में अगर देखेंगे तो एक चीज तो माननी होगी कि रेल सुविधाएं बढ़ी हैं, रेलवे स्टेशन की हालत सुधरी है, टिकटिंग की व्यवस्था बहुत इजियर हो गई है। पहले घंटों घंटों लाइन में लगा करते थे, अब वो प्रक्रिया बड़ी आसान हो गई है टिकट लेने की। स्टेशन का हाइजीन कंडीशन काफी बदल गया है। कुछ स्टेशन तो सही में इतने खूबसूरत लगते हैं जो हम पहले कभी विदेशों में देखा करते थे, या लगता था कि भारतीय रेल भारत का स्टेशन हो तो ऐसा हो। जो एक इशू जो बार बार रेलवे के बारे में फ्लैग हो रहा है, जो इम्यूनिटीज और सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं या बेहतर तरीके के ट्रेन आ रहे हैं और बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं, कि उसका जो कमर्शियलाइजेशन है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो बढ़ रहा है। कई चीजें इसमें मिली जुली हुई है। देखिए एक तो रेलवे की प्रॉपर्टी मुझे, क्योंकि ये बात बार बार सरकार की तरफ से इसका एक डिनायल आता है या क्लैरिफिकेशन आता है या रिबटल आता है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। कुछ स्टेशन का, जैसा प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि कहीं पीपीपी का मॉडल वो चला था, ये सही बात है कि पीपीपी मॉडल प्राइवेट पार्टीज जो उनको लेस प्रॉफिटेबल एरियाज लगती है, रीजन्स लगती हैं, स्टेशंस लगती हैं, वहां पे वो साथ नहीं आएंगे। ये मतलब इंडस्ट्री का एक नॉर्म है। बाकी चीजों में हमने देखा था वहां प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं, आप उनके क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में देख लीजिए, रेलवे के क्षेत्र में भी उसी तरह की चीज। जी लेकिन ये शुरुआत क्या अच्छी शुरुआत है या ये शुरुआत सही नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और जैसे वो प्रोग्रेस करेगा सिचुएशंस, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? अगर 4 पैसे आते हैं रेल की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, तो उसमें कई जगह आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट भी है, उसका हाइजीन प्रॉपर नहीं था। अब वो व्यवस्थाएं जरूर बदली हैं। लोग रेलवे की ये जो सुधार की प्रक्रिया है उससे लोग बहुतायत करके वो सेटिस्फाइड है। तो मुझे लगता है कि इसलिए हर व्यक्ति एक भावनात्मक रूप से, रेल की चर्चा जब होती जी। है, आप डिजिटल साइट्स में भी देखेंगे तो अगर रेल की एक खबर होती है कि ये रेल में ये और बदलाव, नेतम जी ने यहाँ पर एक बात कही है, कुछ सुविधाएं जो हैं वो जो है वो आजकल वापस ली गई है और वो फौरी तौर पर ली गई है क्योंकि अभी कोरोना काल है, इस वजह से शायद जो है कुछ सुविधाएं हैं, चाहे वरिष्ठ नागरिकों को हो, पत्रकारों को, वो ली गई हैं। शायद वो समय के साथ या फिर जब पटरी पर हम वापस लौट आएंगे उसके बाद ये सुविधाएं वापस भी आ जाएगी। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, बात करें रेल मंत्रालय, आज जो है शायद रेल मंत्री पटाक्षेप कर देंगे जवाब देकर इस पूरी चर्चा का। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंदर आने वाली अनुदान मांगों पर चर्चा आज शुरू होने वाली है। तो क्या जब जवाब हो जाएगा रेल मंत्री का उसके पश्चात ये चर्चा शुरू हो पाएगी? बिल्कुल प्रतिबिंब ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जहाँ तक ये रेल मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों पर जो चर्चा है, इसके लिए अलॉटेड टाइम है 12 घंटे का। तो उसमें से जो पिछले कल हमने देखा, जैसा मैंने बताया कि 107 सांसदों ने अपनी बात रख दी है संसद में, तो 11 घंटे 21 मिनट की चर्चा हो चुकी है पिछले कल, क्योंकि कल रात्रि 12 बजे तक संसद चली है, सुबह 11 बजे से लेकर। तो इसका समझा जा सकता है कि जैसे प्रतिनिधि जी जब रेल बजट आता था उसके बाद जैसे चर्चा करते थे सांसद, वैसी ही चर्चा जो है ये अनुदान मांगों पर हो रही है और वो सामने आ रहा है सब कुछ के अपनी बात वो कह रहे हैं। और इसमें जो सारी ये चर्चा का जवाब जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। जैसा एन के प्रेमचंद्र जी वहाँ हैं, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाया है। कनिमोझी ने जो है वो डिस्पैरिटी का मुद्दा उठाया है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो बजट दिया जा रहा है उसमें डिस्पैरिटी है, 101 गुना की डिस्पैरिटी, ऐसी उनकी बात आई। डॉक्टर अमर सिंह जो हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण हो रहा है रेलवे का, यात्री सुविधाएं बढ़ी हैं, जो रेलवे स्टेशन है उनकी जो वो है वो स्थिति सुधरी है, पर जो प्राइवेटाइजेशन है उससे जो किराया है वो बढ़ रहा है और वो आम आदमी जो है उसकी जेब से वो बाहर हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर अमर सिंह का कहना ये था कि क्या अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो किराया नहीं बढ़ेगा, इसकी जो है गारंटी सरकार देगी। ये प्रश्न कांग्रेस के अमर सिंह की तरफ से उठा था। तो ये चर्चा पूरी होगी, इसका जवाब रेल मंत्री देंगे और उसके बाद रेल के बाद जो है सड़क परिवहन बड़ा मुद्दा आता है। राजमार्ग मंत्रालय भी जो है उसमें नितिन गडकरी उसके मंत्री हैं, उस पर जो है अनुदान मांगों की शुरुआत होगी प्रतिबिंब। और ये इसके बाद बड़ी बात मैं एक और बता दूं कि आज जो प्रश्नकाल रहने वाला है लोकसभा में, उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 सवाल जो हैं, 20 सूचीबद्ध सवालों में से 10 सवाल है वो रेल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं प्रतिबिंब जी।
उसमें जो के श्रीनिवास हैं, टीडीपी के विजयवाड़ा से सांसद हैं, वो वहाँ की अपने विजयवाड़ा चेन्नई रेलवे लाइन की अपनी बात वहाँ रखना चाहते हैं। उसके बाद सुनील कुमार मंडल हैं, टीएमसी के वर्धमान पूर्व से, पश्चिम बंगाल से वो सांसद हैं। वो 5 साल में रेलवे में कितनी भर्तियां हुई हैं, जोन वाइज उन्होंने उसका ब्यौरा मांगा है, ये सूचीबद्ध है। और इसके साथ ही जो अजय निषाद हैं, बीजेपी के मुजफ्फरपुर बिहार से सांसद है, उन्होंने SC ST कैटेगरी में कितनी रिक्तियां भरी गई हैं पिछले 3 वर्षों में, उसका जोन वाइज ब्यौरा मांगा है। और जैसा हम जानते हैं प्रतिबिंब जी के पिछले 2 सालों में कोविड के कारण जो है, चाहे भर्ती की प्रक्रिया हो चाहे बाकी प्रक्रिया वो रुकी पड़ी थी। तो इसके बारे में जानकारी सदस्यों की तरफ से मांगी गई है, क्योंकि ये सीधा रेलवे से जुड़ता है, रोजगार से जुड़ता है, देश के आम आदमी से जुड़ता है। तो ये प्रश्नकाल में भी रेलवे से संबंधित आज बड़ा जी हाँ, लोकसभा के भीतर भागीदारी बहुत बड़ी रहने वाली है रेलवे की। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के एजेंडे में 2 अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा शामिल है। उच्च सदन में आज लगातार दूसरे दिन जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी रहेगी। 15 मार्च को बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने चर्चा की शुरुआत की थी। सत्ता पक्ष ने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसके परिणाम भी साफ नजर आ रहे हैं। आज गांव में पक्की सड़कें, गरीबों के पक्के आवास और घरों में पानी और शौचालय की सुविधाओं ने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय को मजबूत बनाया है। वहीं विपक्ष ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया गया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उनका आरोप ये भी था कि बजट में जनजातीय समुदाय की आबादी के अनुपात में आवंटन नहीं किया गया है। चर्चा में बीजेपी और कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी हो नहीं पाई। आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के बाद रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज राज्यसभा के भीतर शुरू होने वाली है। आप फूलदेवी नेतम जी, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप उस क्षेत्र विशेष से आती हैं, जनजातीय क्षेत्र है, और जनजातीय क्षेत्र के लिए, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों को आवाज़ देने के लिए और स्वच्छता प्रदान करने के लिए क्या कुछ किया गया है, वो बात सामने आ गई है। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा, और आप क्या इस चर्चा में सत्ता पक्ष की ओर से जो तथ्य रखे गए हैं उससे क्या आप सहमत हैं? मैं आप सहमत वाली बात पूछे, मैं बिल्कुल इसमें सहमत नहीं हूँ। आदिवासी मंत्रालय और अनुसूचित जनजाति के लिए जो बजट तैयार किया जाता है, तो वो 100% क्षेत्र में विकास में लगना चाहिए, उसमें कटौती की जाती है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा बढ़ा के बजट रखे हैं, ये उन्होंने बात की, लेकिन जिस हाथ से देते हैं उस हाथ से वापस ली जाती है। 37.88% काटा गया है। तो हमारा कहना है कि अनुसूचित जनजाति मंत्रालय ने जिस आदिवासियों के लिए बजट बनाया है वो 100% विकास के कार्यों में लगे, क्योंकि मैं भी खुद आदिवासी महिला हूँ और ऐसे क्षेत्र से हूँ जहाँ से बस्तर पूरा विश्व देखता है बस्तर के बारे में, आए दिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के लोग किस तरह जीवन यापन करते हैं, वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आज भी वहाँ पे विकास की ज़रूरत है। आज भी कोने में जो पहाड़ी किनारे जंगलों में रहते हैं, आज भी झरने के पानी पीने में मजबूर होते हैं। वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा है, वहाँ तक बिजली नहीं पहुँचा है। ये संवेदनशील बात है, कोई राजनीति वाली बात नहीं है। इसमें सबको ये संवेदनशील बात है प्रेमचंद्रन जी, ये बात ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया है या सब कुछ सही हो गया है, ये दावा तो सत्ता पक्ष ने या सरकार ने नहीं किया है, लेकिन प्रयास जो है और प्रयासों की गति काफी बड़ी है, वो दावा जरूर किया है सरकार ने। इसमें ट्राइबल एरिया में जिस तरीके से विकास पहुंचा है या फिर आवास देने का प्रयास किया गया है, शौचालयों का निर्माण किया गया है, ये तो आंकड़े बयां कर रहे हैं। ये सरकार वैसे ही दावा नहीं कर रही है, आंकड़े बयां कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट में गवर्नमेंट बजट एलोकेशन अच्छी तरह देता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मामला है। उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो आदिवासी ट्राइबल कॉलोनीज को पोजीशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सभी बेसिक कम्युनिटीज़ मिलने की कितना पैसा हमने दिया, सरकार ने कोई
कभी सरकार ने कितना दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह नहीं है। उसमें राजीव गांधी ने एक समय देता कि 1 रुपये में कितना पैसा पुअर पीपल को मिलता है, उसी समय आदिवासी ट्राइबल पीपल को वो बेनिफिट नहीं, बेनिफिशरी को बेनिफिट नहीं मिलता है। ये है उसका प्रॉब्लम। मनी का प्रॉब्लम नहीं है, फंड अलोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, सफिशिएंट अलोकेशन है, लेकिन उसको अच्छी तरह प्रयोग नहीं करता है। जनार्दन जी, कार्यान्वयन वो महत्वपूर्ण है। देखिए, हमें बजट भी देते हैं और कार्य रूप में उतारते भी हैं, और उसका हम कह कर के नहीं, उसका सही मायने पर धरती पर आप जब भी देखेंगे, चाहे उस वास्तव में शौचालय की बात हो, उनके स्वच्छता की बात हो, उनके घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, उनके घरों तक गैस पहुंचाने की बात हो, हम आज कोई भी ऐसी हमारी आदिवासी क्षेत्र में नहीं है जहाँ हमारी माताएं पहले जिस तरीक़ा से खाना बनाती थी कोयले और पत्ते पर, आज उनके घर में गैस पहुंचाने का काम किया गया, आज उनके घर में बिजली पहुंचाने का काम किया गया, शौचालय देने का काम किया, स्वच्छता के लिए हर घर नल जल की योजना से उनके घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया गया है। हम पर्याप्त मात्रा में हम काम के लिए बजट भी दे रहे हैं और काम को धरती पर भी उतारने का काम कर रहे हैं। एमपी फंड की 7% भी है उसमें, एमपी एलईडी का भी 7% शेड्यूल ट्राइब को देना चाहिए। जी, अलग बात है, लेकिन आप मेरा इसमें यह कहना है, इसके अलावा हो सकता है काम, लेकिन पहले कितना हुआ था और आज आप तुलना करिएगा तो आकाश पाताल का अंतर है। हमने बड़ा काम किया है और पहले और आज में यह अंतर है कि हम अगर 5 रुपया अगर यहां से दिल्ली से बेचते हैं तो 5 रुपया गरीब परिवार के घर तक जाता है। यह एक सबसे बड़ी बात आधार से हमने जोड़कर किया है। एक बार जब प्रधानमंत्री जी बटन अगर दबाते हैं तो सारे किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि पहुंचता है, उसमें हमारे आदिवासी ट्रेवल्स भी उसमें आते हैं, और यह काम हम कर करके पूरा करने का काम किया है। हम चाहे गैस फ्री में देने की बात कभी कोई सोचा भी नहीं था, वह काम हम कर करके पूरा करने का काम किया है। और नीर शेर विवेक के लिए संजय जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संजय जी, विकास तो हर सरकार करती है, लेकिन विकास की गति क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जनजातीय क्षेत्रों के विकास की अगर बात करें गति के तौर पर, तो कितनी सही और खरी उतरती है ये सरकार और उसके दावे? देखिए, जब भी कोई विकास की बात होती है, जो सरकार सत्ता में है वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, और वो पार्टी का उस दिशा में सोच क्या है या उनका अंदर कितना वो करेज एंड कन्विक्शन होता है उस चीज को करने के लिए, उस प्रक्रिया को दर्शाता है। मोदी सरकार की अगर एक खासियत है तो वो है स्पीड एंड स्केल। जनजातीय क्षेत्र में विकास की जो प्रक्रिया है, देखिए आमतौर पे जो एक बात यहाँ हो रही है, यहाँ से अनुदान तो काफी मिलता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता, वो सही बात है। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि कई बार वहाँ जो लोग भी पोस्टेड होते हैं वो अपनी पोस्टिंग को, अधिकारीगण भी वैसे एरियाज में थोड़ा तो वो देखते हैं कि वो ट्रांजिट वाला उनका फेज है या वहां से काम करके निकल जाए। लेकिन एक सोच में बदलाव आ रहा है, पूरे देश में एक सोच में बदलाव आ रहा है, लोगों के अंदर भी जागरूकता वो बढ़ी है, और वो उसके कारण ये होता है कि कई बार आप अधिकारियों से डिमांड करते हैं, वो ट्राइबल एरियाज में भी वो चीजें हो रही है। तो इसलिए जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल की बात है वो डेफिनेटली वो काफी ऊपर गया है। और यहाँ पर जो है तीनों माननीय सांसद, चूंकि समय हो रहा है और आपको सदन की कार्रवाई के लिए निकलना होगा, लेकिन एक रिएक्शन अगर आप, क्योंकि विषय सीधे तौर पर आपके क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, एक आखिरी रिएक्शन कुछ कहना चाहेंगे? जो दावे किए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर पत्रकार संजय सिंह जी भी कह रहे हैं कि गति जो है वो उस पर ध्यान दिया जा रहा है इस सरकार के दौरान। गति मैं एक बात कहना चाहूँगी। गैस सिलेंडर की बात हुई, उज्ज्वला योजना की, बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा लोगों को शुरुआत में दी गई फ्री में, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद से क्या है, सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं करा पा रहे हैं महिलाएं, फिर से वो चूल्हे के पास पड़ा हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि उस महंगाई कम करें ताकि महिलाओं को सुविधा मिल सके। जी, आखिरी रिएक्शन। अभी गैस में तो हम पूरा सब्सिडी दे रहे हैं उन माताओं और बहनों के लिए। आपने देखा कोरोना काल में हमने फ्री गैस सिलेंडर दिया। हम इससे बड़ा हमें लगता है मानवता के नाते, हम सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, हम मानवता और ह्यूमैनिटी के नाते हम काम करते हैं। और भारत में यह काम करने का पहला मौका मिला है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मानवता घर घर तक
दरवाजे दरवाजे तक और हर जन तक जा रही है। यह हमारा सबसे बड़ा माने लक्ष्य भी है और सबसे बड़ा महत्व भी है। जो सबका सही है उनको साथ, सुन सबका चाहिए। विकास, महिलाएं सबका सिलेंडर विश्वास दोबारा और नहीं सबका भरवा पा प्रयास रही कर हैं। करके जी, संसद हम में जन क्या जन कुछ तक आज पहुंचाने का होने हम वाला काम कर है रहे उस हैं। पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन तीनों माननीय सांसद जो है स्टूडियो से जाने वाले हैं क्योंकि सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना है। लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संजय जी मेरे साथ जुड़े रहेंगे लगातार वर्चुअली और मेरे सहयोगी सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज से अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। सूरज, अगर बात करें तो ना केवल जनजातीय कार्य मंत्रालय को लेकर चर्चा जारी है, रेल को लेकर भी, क्योंकि सदन में लोकसभा के भीतर कल 12 बजे तक इसी विषय को लेकर चर्चा हुई और ये महत्वपूर्ण चर्चा आज राज्यसभा में भी रहने वाली है। बिल्कुल प्रतिबिंब, अगर हम पहले मैं बात कर लूँ जनजातीय मामले के मंत्रालय से जुड़ी हुई जो चर्चा चल रही है, इसके योजना और बजटीय आवंटन और उसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर जनजातीय क्षेत्रों की हम बात करें प्रतिबिंब, तो आप जानते हैं एक बड़ी आबादी जो है वो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रही है और किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन जो मोदी सरकार का हो रहा है, उसके लिए मैं जनजातीय मंत्रालय से हटकर थोड़ा गृह मंत्रालय का आंकड़ा बताना चाहूँगा आपको कि नक्सली जो हमले हैं और उसके तहत जो लोग मर जाते थे उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है, ऐसा गृह मंत्रालय ने संसद में अपने बयान में कहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, एक पत्रकार के तौर पर जब हम पहले छत्तीसगढ़ या झारखंड जाया करते थे तो हम देखते थे जो सड़कों का निर्माण होता था उसको बाधित किया जाता था नक्सलियों द्वारा। जब वो बनती थी तो उनको उड़ा दिया जाता था। स्कूलों को हम देखते थे, जो आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल थे वहाँ पर उन स्कूलों को भी चलने नहीं दिया जाता था ताकि शिक्षा और सड़क के माध्यम से जो आदिवासी बच्चे हैं वो मुख्य धारा में ना जुड़े। लेकिन वर्तमान सरकार में जब हमने देखा है जो नक्सली घटनाएं हैं उसमें काफ़ी रोकथाम हुई है और उसका फायदा ये हुआ है कि सड़कें बनने लगे हैं, स्कूलों का निर्माण होने लगा है और केंद्र की जो तमाम योजना है, चाहे वो आवास योजना हो, बिजली से जुड़ी हुई जो योजना हो या मातृत्व को लेकर जितनी तमाम योजना है, किसान समृद्धि योजनाएं हैं, वो अब सड़कों पर उतर रही हैं। लोगों को उसका फायदा हो रहा है और लोगों को जब उसका फायदा हो रहा है तो लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और उसका नतीजा अब हमें देखने को मिल रहा है। ये बात हुई जनजातीय मामले की और इसको लेकर विस्तृत जवाब आज राज्यसभा में मंत्री देंगे। रेल को लेकर अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना काल में जो कुछ सुविधाएं थी वो ले ली गई थी, जैसे बेडरोल था या और तमाम योजनाएं जो सुविधाएं थी खाने पीने को लेकर वो ले ली गई थी। लेकिन हमने देखा है अब रेलवे ने जिस तरह से कोरोना से हम उबर चुके हैं, दोनों वैक्सीन लगने के बाद ये सुविधाएं वापस अब यात्रियों को की हैं और अब लोग उससे सफर भी कर रहे हैं। बात जहां तक हो रही थी पीपीपी मोड़ की, मैं प्रतिबिंब बताना चाहूंगा जो अभी संसदीय समिति जो रेलवे से जुड़ी हुई थी, राधा मोहन सिंह जी जो चेयरमैन है जिसके, उन्होंने जो आधुनिकीकरण को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी तो पीपीपी मोड के तहत आदर्श स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर योजनाएं चलाई जा रही थी और संसदीय समिति में तमाम संसद दल जो पार्टी होते हैं उनके नेता होते हैं, उनके सांसद होते हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि पीपीपी मोड के तहत में पुनर्विकास और आधुनिकीकरण की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़नी चाहिए। यात्री सुविधाओं को लेकर जो जितने भी सुझाव दिए गए हैं, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को लेकर अभियान दिए गए, क्योंकि 2.5 करोड़ लोग रोजाना रेलवे जो भारतीय रेलवे का सफर करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और भारतीय रेलवे और मंत्रालय उस पर कदम उठा रहा है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन रेखा है अपने आप में रेलवे। भारत बिना रेलवे के या रेलों के जो है वो उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, संजय जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंदर आने वाली अनुदान मांगों पर चर्चा आज होने वाली है और हमने देखा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग को लेकर अगर विपक्षी सांसदों से भी कभी चर्चा होती है तो संबंधित मंत्रालय के मंत्री उनकी तारीफ किए बगैर वो रहते नहीं हैं। संजय जी, ये मोदी सरकार का जो सड़क और परिवहन मंत्रालय का जो काम है वो एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। नितिन गडकरी एक बहुत अच्छे मंत्री हैं और एक ऐसी चीज है जहां आज भी जब चर्चा होगी तो बहुत सारे लोग इस चर्चा में जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म के लिए इस इशू पे किसी भी पार्टी के नेता को कहने के लिए कुछ है नहीं। इस मंत्रालय के बारे में सुझाव बेशक बहुत सारे आएंगे। जो हम स्पीड और स्केल की बात कर रहे थे वो ये परिवहन मंत्रालय जो है, सड़क परिवहन मंत्रालय, ये उसको बखूबी दर्शाता है कि किस तरह से एक सिचुएशन में, जैसे आप इतने सारे जो अब सड़क पे चलना एक आपको प्लेजर की चीज हो गई है। वो जो नेशनल हाईवेज हमारे इस तरह के बने हैं,
दिल्ली से मुंबई वो हाईवे की बात हो रही है, या आप यहाँ से कहीं भी चाहें तो अपनी गाड़ी से या कोई गाड़ी लेकर के निकल जाए, तो जो आप डिपेंडेंट होते थे कि कोई बस मिलेगी, कोई ट्रेन मिलेगी, तब हम जा पाएंगे, आप उतने समय में स्वयं या स्वयं परिवार के साथ आप बड़ी आसानी से कहीं निकल सकते हैं और एक खुशगवार माहौल में आप जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सरकार की है, जिसके बारे में आज चर्चा होगी। तो मेरे ख्याल में सभी लोग जो जिस साधुवाद की आप बात कर रहे थे, उस साधुवाद की बात करेंगे। देखिए, फर्क जो आया है, जैसे हमने आज जो भी विषय वो चल रहे हैं, रेल का विषय हो, जिस समय से 2014 के रन अप, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, रेल की व्यवस्था उन्होंने अपना एक स्वप्न, एक बड़ा उनके पास एक विजन था रेल के लिए। जातीय कार्य वो जो मंत्रालय जी, और संजय जी, विजन को लेकर क्या कुछ आज जवाब में रेल मंत्री कहते हैं, उन बिंदुओं पर भी हम लोगों की, तमाम लोगों की नजर रहेगी। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूरज और पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों सदनों के एजेंडे में महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल हैं। संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर लोकसभा में विचार होगा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 का और संशोधन किया जाना है। इसमें त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजाति में दरलोंग समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक 7 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। वहीं राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर विचार होने वाला है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा उच्च सदन में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये बिल अनुसूचित जनजातियों की सूची में झारखंड के कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान की अनुसूचित जनजातियों और आदेश 1950 का संशोधन करता है। ये समुदाय हैं देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माड़िया, खौरी, तमरिया और पुरान समुदाय। इसके अलावा झारखंड की एससी सूची में भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में भी संशोधन किया गया है और यह विधेयक राज्यसभा में 7 फरवरी को पेश किया गया था। लोकसभा में आज प्रश्नकाल की बात करें तो इस दौरान कोयला, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पृथ्वी विज्ञान, खान और खेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद श्रीनिवास कैसिनेनी रेल मंत्रालय से रेल लाइन की क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद मलूक नागर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से की योजना से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद गजेंद्र उमराव सिंह पटेल रेल मंत्रालय से मध्य प्रदेश के 2 शहरों खरगोन और बड़वानी के लिए रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद राजदीप रॉय रेल मंत्रालय से सूक्ष्म जीव रोधी तांबे से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद एमबी इडेन रेल मंत्रालय से रेल यानी कि सिल्वर लाइन परियोजना के लिए अनुमोदन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद सुनील कुमार मंडल रेल मंत्रालय से बीते 5 साल में रेल में रिक्त पदों को भरने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद चिंता अनुराधा खान मंत्रालय से खनिजों की रॉयल्टी दरों से संबंधित प्रश्न करने वाली हैं। सांसद अजय निषाद रेल मंत्रालय से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद विष्णु दत्त शर्मा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से एक जिला एक उत्पाद के जरिए नए रोजगार सृजन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद रमेश चंद्र कौशिक कोयला मंत्रालय से देश में उपलब्ध कोयला भंडार से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन खान मंत्रालय से खनिजों के अन्वेषण से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद विनोद कुमार सोनकर रेल मंत्रालय से एक स्टेशन एक उत्पाद संकल्पना से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद अरुण कुमार सागर रेल मंत्रालय से लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर रेल मंत्रालय से डाबरा स्टेशन पर ठहराव को बंद किए जाने से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद विनायक
भाऊराव राउत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से फसलों की खरीदी में भेदभाव से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद एंटोनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से रबड़ संवर्धन और विकास विधेयक 2022 से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद संध्या रॉय रेल मंत्रालय से मध्य प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न करने वाली हैं। सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से विदेश व्यापार नीति से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से समुद्री प्रदूषण से संबंधित प्रश्न करने वाली हैं। सांसद संजय सदाशिव राव मांडलिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से बीते 3 साल और वर्तमान साल में भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। राज्यसभा की बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, गृह, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न पूछेंगे। सांसद रूपा गांगुली शिक्षा मंत्रालय से आरंभिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली में अध्यापक विद्यार्थी संबंध से संबंधित प्रश्न करने वाली हैं। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राजमार्गों पर घातक सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद छाया वर्मा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के लिए आरक्षण सीमा से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद जॉन ब्रिटास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद S शनमुगाम गृह मंत्रालय से राष्ट्रीय आपदा योजना बल यानी कि NDRF और SDRF के बीच समन्वय से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद KC वेणुगोपाल शिक्षा मंत्रालय से NCERT पुस्तकों के मुद्रण कार्य पैनलबद्ध निजी प्रकाशन को सौंपे जाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद विनोय विश्व शिक्षा मंत्रालय से देश में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी यानी कि एडटेक कंपनियों से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद राम शक्ल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से महिलाओं एवं बच्चों के विकास और संरक्षण से के नियम बनाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ, संसद में आज के लिए इतना ही। संसद में आज में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।